समझ में आए ना? इतना इतना चीज़ आपको समझ में आई कि मनु क्या कह रहे हैं कि जो मेरा जीवन है वो निराशा से भरा हुआ है, क्योंकि मैंने इस पूरी पृथ्वी को जल में डूबते हुए देखा और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब आगे भी मनु ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। बहुत सुंदर पैराग्राफ है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी है व्याख्या की दृष्टि से। और मनु को श्रद्धा को देख करके जो महसूस होता है वो इसमें वो पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये मनु पूछ रहे हैं, श्रद्धा नहीं पूछ रही। श्रद्धा उनसे परिचय पूछ चुकी है। अब मनु पहले बताते हैं कि मैं कौन हूँ। निर्जन प्रदेश में मैं एक व्यक्ति हूँ जो कि निराशा से भरा हुआ हूँ और इस निर्जन प्रदेश में घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। और अब वो श्रद्धा से उनका परिचय पूछते हैं। देख रहे ना, इधर हम जब 2-3 पैराग्राफ ले रहे हैं तो हर पैराग्राफ में आपका प्रसंग चेंज हो जाएगा, एक लाइन उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रसंग लिखना होगा आपको, क्योंकि महाकाव्य है तो प्रसंग बेचा आपको लिखना होगा। तो अब यहाँ पर श्रद्धा से मनु उसका परिचय पूछ रहे हैं और इन पंक्तियों में वो क्या कहते हैं? कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। वो कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तुम इस निर्जन वन में तुम अचानक से बसंत के दूत। बसंत का दूत किसे कहा जाता है? याद करिए, बसंत का दूत किसे कहा जाता है? बसंत का दूत कहा जाता है कोयल को। ठीक है, वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम इतना सुंदर आवाज वाली कौन हो? ये नहीं बोलते हैं कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो। उनको ये पता है कि एक मनुष्य है जो मेरे सामने, एक अभी तक इस निर्जन वन में मैं किसी को नहीं देख रहा था और ये एक दूसरा मनुष्य है जिसे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो वो पूछते हैं कि तुम इस सुंदर निर्जन जीवन में कौन एक बसंत का दूत बन करके कोयल की तरह हो, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। जिस तरह से बसंत ऋतु कब आती है? याद करिए, जब जाड़े में इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये साइंटिफिक भी है या जनरल नॉलेज की भी बात है कि जाड़े में जब घनघोर जाड़ा पड़ता है, जिसे अब शरद ऋतु के बाद जो शिशिर ऋतु आती है, उसमें क्या होता है? पूरे पेड़ों से पत्ते जो है वो कांप कांप करके गिरने लगते हैं, या ठंड जो है वो पाला जो पड़ता है, जिसे आप साधारण भाषा में, हम लोग बोलचाल की भाषा में पाला पड़ना कहते हैं। तो पाला उन सारी पत्तियों को जो है वो पेड़ों की पत्तियों को गिरा देता है ना। तो वो एक तरह से वो पतझड़ का मौसम होता है। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बसंत आता है। तो वो कहते हैं कि जो यहाँ पर मेरा जो जीवन है वो किस तरह से है? पतझड़ की तरह है और तुम उसमें विरस पतझड़ में अति सुकुमार। जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है पतझड़ के बाद और कोयल उसमें अपनी मीठी बोली से सारे वातावरण को सुंदर बना देती है, उसी तरह से आज आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। और क्या कहते हैं? घन तिमिर में चपला की रेख, या फिर तुम ऐसा लग रहे हो, घन मतलब घनघोर, तिमिर मतलब अंधेरा, जैसे कि घनघोर अंधेरा फैला हुआ हो और उसमें बिजली की कोई रेखा चमक जाए। घनघोर अंधेरा चारों ओर फैला हुआ हो, उसमें बिजली की कोई रेखा चमक जाए, वैसे आप लग रहे हो। और क्या लग रहे हो? तपन में शीतल मंद बयार, कि जब बहुत घनघोर गर्मी पड़ रही हो, एकदम जान सुखा देने वाली, उसमें जब तपन मतलब जब घनघोर गर्मी पड़ रही हो, ताप पड़ रहा हो, हमारा शरीर गर्मी से एकदम व्याकुल हो, हम गर्मी से एकदम परेशान हो रहे हो, उसमें शीतल, ठंडी, मंद मतलब हल्की, बयार मतलब हवा का झोंका। जब हम गर्मी से पूरा शरीर हमारा पसीने से तरबतर हो रहा हो और उसमें जब हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आता है तो हमें कितना सुंदर महसूस होता है। तो वो यहाँ पर 3 चीज़ों के एग्जाम्पल याद रखेगा कि बहुत व्याख्या की दृष्टि से बहुत अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा। इस साहित्य की दृष्टि से इस पैराग्राफ में बहुत से साहित्यकारों ने इसका
इसकी फिर से विवेचना की है, फिर से इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की है कि श्रद्धा कितनी सुंदर रही होंगी कि मनु को वो 3 तरह से दिखाई दे रही हैं कि एक तो वो विरस पतझड़ में कोयल की तरह दिखाई दे रही हैं विरस पतझड़ के बाद, दूसरा घन तिमिर में चपला की रेख कि घनघोर अंधेरे में वो बिजली की रेखा के समान दिखाई दे रही हैं, और तपन में शीतल मंद बयार, घनघोर गर्मी में वो शीतल मंद बयार की तरह दिखाई दे रही है। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड, बट आई एम टेलिंग यू वंस मोर दैट यू कैन राइट इट नाइसली इन योर कॉपी। साथ में लिखते जाएंगे आप, मैंने आपको बताया है। बाद में कुछ पैराग्राफ्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी पोयम है, 35-40 पैराग्राफ्स हैं इसमें, तो इतना लिखवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको, पॉसिबल तो होगा, पॉसिबल होने में कोई बात नहीं है कि मैं आपको नोट्स भेजती जाऊंगी, लेकिन वो आपको डबल मेहनत पड़ जाएगी और आप खुद नहीं लिख पाएंगे। और जबकि अब CBSE बोर्ड में आपकी खुद भी लिखने की जो प्रवृत्ति है वो पैदा होनी चाहिए आप में। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़ चुके हैं वो लिखते भी हैं, जो 10th और फर्स्ट ईयर में मोस्टली बच्चे आप सब पढ़े हैं, तो आप लिखते भी हैं खुद से, तो आप खुद से कोशिश करिए ज़रूर लिखने की। इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे भी 3 बार 4 बार भी कोई पैराग्राफ बता रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारा मीनवाइल कोर्स भी पूरा होते रहे और आपको लिखने की प्रैक्टिस हो। मैं लिखने की प्रैक्टिस बेटा इसलिए भी एक बार कराती हूँ, जिन बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा चुकी हूँ उनको पता है कि यू आर नॉट हैबिचुअल टू राइट हिंदी। आप इंग्लिश लिखने के हैबिचुअल तो होते हो, बट हिंदी लिखने के हैबिचुअल बच्चे जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो हर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो हिंदी लिखने में उनको अच्छा खासा मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, समय ज़्यादा लगता है। तो जब क्लास में मेरे पढ़ाते समय आप लिखते हैं, या जैसे मैं इस समय बोल रही हूँ और आप इस वीडियो को 1-2 बार सुन करके लिखेंगे, तो ये आपके रिटन प्रैक्टिस को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और जो बच्चे इस प्रैक्टिस को बनाए रखते हैं, टीचर्स के पढ़ाते समय, समझाते समय लिखते हैं, उसको उनका 100% रिज़ल्ट जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिलता है। उनके मार्क्स और लिखने की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसलिए भी मैं आपको सारी चीज़ें एकदम रिटन नहीं दे रही हूँ, बल्कि ये चाह रही हूँ कि स्पून फीडिंग ना दे करके आप समझें और खुद लिखें, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको बता रही हूँ और आप इसे नोट करेंगे कि जब मनु जो है वो श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि तुम इतनी सुकुमार कौन हो, आप ये मुझे बताओ कि आप इतने सुकुमार कौन हो। और जिस प्रकार से एक नीरस, जिसमें कोई रस नहीं होता है, एक उदास सुनसान पतझड़ के मौसम में कोयल जो है वो अपनी मधुर वाणी से कूकती है, और बसंत के आगमन की, बसंत के दूत, बसंत का दूत मतलब कि वो बसंत के आगमन की कोयल जब बोलती है तो कहते हैं कि अब कोयल बोल रही है, अब बसंत ऋतु आ गई। तो जिस प्रकार से नीरस पतझड़ में या सुनसान पतझड़ में कोयल आकर के और बसंत के आगमन की सूचना देती है, उसी प्रकार से तुम भी अपनी मधुर वाणी से मेरे निराश जीवन में आशा का संचार कर रही हो। और मुझे ये भी लगता है, मनु कहते हैं कि मुझे ये भी लगता है कि तुम क्या हो कि तुम्हारा आगमन इस प्रकार से हुआ है, घन तिमिर में चपला की रेख, कि जिस प्रकार से बादलों से घने अंधकार में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से तुम मेरे जीवन में उजाला लाई हो। और तपन में शीतल मंद बयार, कि जब तीव्र तपन होती है तो उसमें जो वायु का शीतल झोंका आता है, ठंडा मधुर झोंका आता है, और उस झोंके के आने से जो खुशी और जो सुख का अनुभव होता है, वही मुझे भी तुम्हें देख करके यहाँ पर हो रहा है, वही मुझे भी तुम्हें देख करके यहाँ पर हो रहा है। तो इन पैराग्राफ्स को मैंने आपको पढ़ाया। अभी 2-3 पैराग्राफ्स के आपको थोड़ा सा मैं साहित्यिक विशेषता भी बता दूं, ताकि आप उसे भी साथ में नोट कर लें। तो साहित्यिक विशेषता इसमें बेटा क्या होगी? साहित्यिक विशेषता एक तो वही होगी कि बसंत के आने से, बसंत के आगमन का प्रतीक मतलब जीवन में आशा का प्रतीक। तो इससे जो छायावाद का दृष्टिकोण मैंने आपको बताया था कि जीवन के, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था, याद करिए, फर्स्ट लेक्चर बिफोर कामायनी,
जब प्रस्तावना दी थी आपको छायावाद की, तो आपको बताया था कि छायावाद हमें पुनर्जीवन की ओर ले जाता है। आशा से निराशा से भरे हुए और अवसाद से भरे हुए मनुष्य को, डिप्रेशन से भरे हुए मनुष्य को वो खुशियाँ प्रदान करता है। तो यहाँ पर बसंत की सूचना जो है वो मनुष्य के जीवन में नवीन आशा, नवीन सुंदरता और नई खुशियों का आगमन बताती है। इसको आप बताएंगे, इसका परिचय कवि ने दिया है। फिर दूसरा, इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। भाषा लाक्षणिक है। उसके बाद जो साहित्यिक खड़ी बोली भी आप उसे कह सकते हैं, और उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है पैराग्राफ्स में। और एक चीज़ और एक पैराग्राफ, जब हम बातों को बहुत ज़्यादा, किसी भी बात को जब हम बहुत ज़्यादा बेटा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, है ना, ये भी इस काव्य की एक विशेष महत्व वो है कि ऐसा होगा क्या कि कोई मनुष्य आपको दिखाई देगा इस तरह से कि वो इतना सुंदर होगा कि उसको देख करके चंद्रमा की याद आ जाए और बिजलियों की याद आ जाए और सूर्य का दमकता हुआ सौंदर्य याद आ जाए। नहीं, तो यहाँ पर श्रद्धा को सुंदर दिखाने के लिए कवि ने एक और अलंकार का प्रयोग किया। जब हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, तो वैसे तो उन्होंने उसका सौंदर्य जो है वो अलौकिक सौंदर्य बताया, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि इसमें अतिशयोक्ति, जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर हम कहते हैं, तो उसमें कौन सा अलंकार पाया जाता है? उसमें अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो पाया जाता है। और यहाँ पर कवि ने बीच बीच में कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, प्लीज़ नोट डाउन कि आपको ये नहीं लिखना है कि श्रद्धा इतनी सुंदर नहीं थी और उसकी सुंदरता को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कवि पेश कर रहा है। ये याद रखिए, आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको बस ये लिखना है कि कुछ पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया ना? आपको बस ये लिखना है, ठीक है। और तो ये इसका साहित्यिक पूरा परिचय है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे, लगा कहने आगन। अब जब श्रद्धा को मनु बताते हैं, मनु क्या बताते हैं कि मेरा जो जीवन है, कहा मनु ने नवदहनी बीज, बिना बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। अभी जो पैराग्राफ पढ़ाया उसके पहले, क्योंकि लंबी कविता है तो हमें बार बार पीछे जाना पड़ेगा इस कविता में, ठीक है। तो इसके पहले जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया था, जिसमें वो मनु कह रहे हैं कि मेरा जीवन घनघोर निराशा से भरा हुआ है, तो उस बात को सुन करके श्रद्धा क्या कहती हैं, अब आप ये सुनिए। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। क्या कहते हैं, क्या कहता है, क्या पैराग्राफ है? फिर से पढ़ रही हूँ। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब श्रद्धा उनको अपना परिचय देती है। जब तो यहाँ पर फिर से आपका प्रसंग में एक लाइन और जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? कि जब मनु ने श्रद्धा का परिचय जानना चाहा, श्रद्धा से पूछते हैं वो कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कि तुम बसंत के दूत के रूप में मेरे जीवन में, मेरे निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने वाले कौन हो, तो मनु को श्रद्धा अपना परिचय देती है। समझ में आ गया ना? हर प्रीवियस पैराग्राफ, हर प्रेजेंट पैराग्राफ के लिए प्रसंग हो जाएगा, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि हर प्रीवियस पैराग्राफ, प्रेजेंट पैराग्राफ, प्रीवियस पैराग्राफ मतलब इसके पहले वाला पैराग्राफ, इस पढ़ाने जाने वाले पैराग्राफ के लिए जो व्याख्या होगी वही प्रसंग हो जाएगा। तो जब मनु परिचय पूछ रहे हैं तो श्रद्धा क्या कहती हैं? सॉरी। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। कि श्रद्धा ने जब देखा कि मनु उनका परिचय जानने के लिए उत्सुक हैं, तो वो उनकी
मिटाता लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। अब आगंतुक व्यक्ति मतलब आगंतुक किसे कहते हैं? मेहमान को, आने वाले को। तो आगंतुक कौन था यहाँ पर? याद रखिएगा कि मनु आगंतुक नहीं थे, मनु तपस्या में लीन बैठे हैं। आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा है। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी कि श्रद्धा स्त्री है, इसके बारे में अभी तक कवि ने नहीं बोला। तो जहाँ भी आप श्रद्धा को स्त्री के रूप में दिखाएंगे अभी तक, वहाँ पर आप पैराग्राफ में ब्रैकेट में लिखेंगे श्रद्धा को। यहाँ पर भी लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, इसका मतलब क्या है? इसके माध्यम से प्रसाद हमको एक और चीज़ बताते हैं कि उनके सामने, उनके समय में पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है, जिसमें मेल व्यक्ति को, जो मेल्स होते थे उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर मेल जो है, जो मनु है, वो पुरुष हैं, लेकिन वो निराशा से भरे हुए हैं। और जो फीमेल है, श्रद्धा है, वो आशा का संचार उनके जीवन में केवल आते ही कर रही है, अभी कुछ बोल नहीं रही है तो भी उनको अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है ना। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत डिवाइन तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, तो व्याख्या आप बहुत ही संभाल के, यहाँ ये नहीं है कि हीरो उदास बैठा है और हीरोइन आई और हीरो बड़ा खुश हो गया। प्लीज़ डोंट राइट लाइक दैट, ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर स्त्री को बहुत ही उच्च स्थान छायावाद प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था कि स्त्री इतनी महान होती है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान पवित्र लगती है। तो यहाँ पर स्त्री का वही रूप कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मतलब कवि के लिए कोई महत्व नहीं है कि स्त्री है या पुरुष है, वो जो आगंतुक व्यक्ति है उसको देख करके मनु के मन में आशा का संचार हो रहा है और उसी बात को वो कह रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको लिखना नहीं है, बट आपको समझा दिया मैंने कि आप किस चीज़ को महसूस करके और किस चीज़ को समझ करके इस कविता की व्याख्या या इस महाकाव्य की व्याख्या एग्जामिनेशन में लिखेंगे या अपने नोट्स में लिखेंगे, ये बताया आपको। तो जब श्रद्धा देखती हैं कि मनु को उनके मिटाता उत्कंठा सविशेष, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, कि जब श्रद्धा ये देखती हैं कि उनके मन में तीव्र उत्कंठा, मतलब क्या होता है? मिटाना मतलब हटाना, उत्कंठा मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा, किसी को चीज़ को जानने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। सविशेष, सविशेष मतलब कि उनके मन में जो तीव्र उत्कंठा हुई है कि कौन ये आगंतुक व्यक्ति है, इसको वो शांत करती हुई अपने बारे में बताने लगी। और जिस समय श्रद्धा अपना परिचय दे रही थी तो उस समय ऐसा लग रहा था मानो दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, की इस तरह से दे रहा हो कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, सानंद मतलब खुशी से भरा हुआ, स मतलब साथ और आनंद मतलब खुशी, आनंद से भर करके एक कोयल, सुमन को, सुमन मतलब फूल, फूल को ज्यों मधुमय संदेश, फूल को जिस प्रकार से कोयल मधुमय संदेश, बसंत के आगमन की सूचना देती है कि अब तुम और उदास मत हो, कि तुम ठंड से, पाले से और झड़ जाओगे नहीं, अब बसंत ऋतु का मौसम आ गया है, अब तुम खिलोगे और दूसरे के जीवन को महकाओगे, उस तरह से श्रद्धा यहाँ पर लग रही है। फिर से बता रही हूँ आपको कि जब श्रद्धा ने देखा कि मनु उनका परिचय उनसे पूछ रहे हैं और उनके बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, तो वो उनकी उस तीव्र उत्कंठा को, तीव्र उत्सुकता को शांत करती हैं और अपने बारे में अपना परिचय देने लगती हैं या अपने बारे में श्रद्धा बताने लगती हैं। और उस समय ऐसा लग रहा था मानो कोयल किसी पुष्प को या किसी फूल को बसंत के आगमन की सुखद सूचना दे रही हो, कि जैसे बसंत के आगमन की सुखद सूचना जो कोयल है वो किसी फूल को या पुष्प को, फूल को दे रही हो। और वो क्या कहती हैं? भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। द मोस्ट ईजी पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, सबसे सरल पैराग्राफ जो पढ़ते ही समझ में आ जाता है। बाकी सारे पैराग्राफ्स थोड़े टफ हैं, लेकिन ये सबसे सरल कि वो क्या कह रही हैं कि मेरे मन में, ध्यान रखिएगा कि ये श्रद्धा कह रही हैं, भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में एक नया उत्साह भरा था, सीख लूं ललित कला का ज्ञान,
कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लूँ, ललित कलाओं के बारे में और अधिक नॉलेज प्राप्त कर लूँ, उसके बारे में अपनी जिज्ञासाओं को मिटाऊँ। और इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं इधर ही, वो एक और इशारा करती है हिमालय पर्वत के कि मैं वह यहीं पर गंधर्वों के देश में रहती हूँ और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। ये तो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, बीच में मैंने इसको तोड़ा नहीं ताकि आपको सरलता से समझ में आए। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके बेटा समझने वाले हैं। वो टर्म्स क्या हैं कि सबसे पहली चीज़ कि वो कह रही हैं कि उनके मन में ये ललित उत्साह भरा था, नव उत्साह भरा था कि वो ललित कलाओं का ज्ञान कर ले। ललित कलाएं क्या होती हैं? ललित कलाएं मैंने आपको 11th में भी ये चीज़ बताई है। ललित कलाएं होती हैं जो नृत्य, गीत, संगीत और गायन की जो कलित कलाएं होती हैं उसको हम ललित कला कहते हैं। और दूसरा वर्ड होता है जो नृत्य, गीत, संगीत की जो कलाएं होती हैं ना, जो आर्ट होती हैं, जो आप स्किल्स सीखते हो, दक्षताएं, दैट इज़ कॉल्ड ललित कलाएं। ये होती है ललित कलाएं। और दूसरा गंधर्व। तो जब हम पुराने इतिहास को, अपने भारतीय इतिहास को देखते हैं तो उसमें गंधर्व भी जो थी वो एक जाति थी। तो यहाँ पर श्रद्धा कौन है? उस गंधर्व जाति की पुत्री हैं। तो आप सिंपल साहित्यिक विशेषता में एक तो ललित कला के बारे में परिचय देंगे कि ललित कलाएं क्या होती है, जिसमें नृत्य, संगीत और कला का परिचय दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ललित कलाएं। इसका ज्ञान सीखने श्रद्धा निकली है। और दूसरी चीज़, गंधर्व एक जाति थी जो पहले भारतवर्ष में निवास करती थी। और वो एक और चीज़ कह रही हैं कि इधर रह गंधर्वों के देश, कि मैं उस गंधर्व जाति की लड़की हूँ और इधर गंधर्वों के देश में रहती हूँ। और एक लास्ट लाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइन, पिता की हूँ प्यारी संतान, कि मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। मतलब अपने हर बेटी पिता को बहुत प्यारी होती है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि बहुत वो पिता की लाडली बेटी हैं। तो ऐसा लग रहा है, और लेकिन बेटी तो हर लाडली होती है, लेकिन हर पिता बेटी को उस ज्ञान को सिखाने के लिए बहुत एफर्ट तो करता है, लेकिन फिर भी सारी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाता है ना। लेकिन वो गंधर्वों के देश में रह रही हैं और हिमालय पर्वत में आ रही हैं कला सीखने, और ये भी कह रही हैं कि वो पिता की प्यारी बेटी हैं। तो ऐसा अनुमान, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रद्धा गंधर्व के राजा